नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आकाश यहाँ पर कविनालिशा को अपने कमरे में लेकर जाता है। कविनालिशा को भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब वो आकाश से पूछती है, हाँ मिस्टर आकाश, बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए है। मुझे अंजलि मल्होत्रा के फोन को लेने में आपकी मदद चाहिए है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। अब कविनालिशा अब इस बात पर आकाश से कहती है, आप शायद भूल गए हैं कि मेरा पद क्या है और मैं आपकी इस काम में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आकाश अब उसे कहता है कि शायद अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो शायद हम उस आदमी तक पहुँच सकते हैं जिसने कि हमारा किडनैप किया था। मुझे संदेह है कि हम अंजलि मल्होत्रा के फोन से उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अब कविनालिशा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और वो दोनों जब अंजलि मल्होत्रा के कमरे के बाहर जाते हैं तो वो दोनों पहले के दरवाजे से जाकर अंजलि मल्होत्रा के कमरे में देखते हैं कि आखिर अंजलि मल्होत्रा अभी कर क्या रही है। लेकिन उससे पहले ही मयूर उन्हें देख लेता है। अब मयूर को क्योंकि आकाश अपनी तिरछी तिरछी ना आंखों से उसे डराता है तो अब मयूर भी उसके साथ हो लेता है और अब वो तीनों ही दरवाजे से अब अंजलि मल्होत्रा को झाँक कर देखते हैं। वो देखते हैं कि अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर अपने फोन में कुछ कर रही थी। वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी, फोन उसके हाथ में ही था। इसलिए अब आकाश पहले कविनालिशा से कहते हैं कि पहले रानी साहिबा आप जाइए, उसके बाद ही हम आते हैं। और हाँ, ध्यान रहे आप उन्हें अपनी बातों में उलझाना, क्योंकि उनका आपकी बातों में उलझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। मैं और मयूर हम दोनों फिर उनके फोन को उठाने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही कविनालिशा भी कहती है कि ठीक है और फिर वो भी अंजलि मामी के रूम में चली जाती है। अंजलि मामी ने जब दरवाजे के पास कविनालिशा को देखा तो अब उसने कहा, अरे रानी साहिबा आप कब आई? आप अब तक गई नहीं, अभी आप यही है क्या? अंदर आइए ना। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब कविनालिशा कहती है, हाँ हम जाने ही वाले थे लेकिन कुछ काम आ गया, इसलिए हम आज रात यहीं पर ही रुक रहे हैं इस पैलेस में। कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहते हुए ही अब कविनालिशा अंजलि मामी के बेड पर बैठ जाती है और बेड पर बैठने के बाद अब वो उन्हें कहती हैं कि आप चलने की कोशिश करती हैं आप, क्योंकि मेरे ख्याल से अब आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ मैं कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं वॉकर से चलती हूँ, मुझे व्हील चेयर की जरूरत भी नहीं होती है। अब मैं थोड़े थोड़े बेबी स्टेप उठा रही हूँ। यहाँ कविनालिशा अंजलि मामी को अपनी बातों में अब धीरे धीरे उलझा लेती है। अंजलि मामी का भी पूरा ध्यान अभी कविनालिशा की ही बातों में था। पता नहीं क्यों अंजलि मामी को कविनालिशा से बात करने के बाद बड़ा ही अच्छा महसूस होता था, इसलिए वो भी अब कविनालिशा की बातों में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी। यहाँ आकाश गुलेरिया मयूर से कहता है कि तुम बाहर नजर रखो कि अंदर कोई आने ना पाए, मैं जाकर बस उनके फोन को लेकर जल्दी से आता हूँ। आकाश की इस बात पर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि तुम्हें अंजलि आंटी के फोन पर क्या मिलेगा, आखिर तुम्हें उनका फोन क्यों चाहिए? ये सुनते ही अब आकाश मयूर की तरफ तिरछा तिरछा देखता है और कहता है, वो तो पता नहीं लेकिन कुछ तो मुझे जरूर मिलेगा जो मुझे चाहिए। मुझे शक है कि जिसने भी हमें किडनैप किया था उसका जरूर अंजलि से कोई रिश्ता है, वो जरूर अंजलि मल्होत्रा उन्हें जानती है। ये कहते हुए ही अब आकाश अंजलि मामी के रूम में आ जाता है और अब वो आते टाइम मयूर गुलेरिया को साफ साफ हिदायत देकर आता है कि जब तक हम कमरे में हैं तब तक कोई अंदर ना आने पाए, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। अंजलि मामी की नजर जब आकाश अंदर आता है तो अब अंजलि की नजर आकाश पर जाती है तो वो अब आकाश से कहती है कि अंदर आ जाओ आकाश, देखो ना रानी साहिबा मुझे अपनी बचपन के किस्से सुना रही है, तुम भी सुनोगे क्या? ये सुनते ही तो आकाश भी अब अंजलि मामी के बेड पर आकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजर अभी अंजलि की बातों पर ना होकर सिर्फ अंजलि मामी के उस फोन पर ही थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर बस वो फोन ही लेने के लिए आया था। वहीं दूसरी तरफ अब तक
अनिका ने अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत ही बढ़ाया हुआ था। अनिका आज यहाँ पर स्वाति की मल्होत्रा की लोकेशन पर पहुंचने ही वाली थी। आज अनिका ने कार की स्पीड को और दिनों से काफी तेज रखा था, जिसे उसने 1 घंटे का फासला अब यहाँ पर अनिका ने लगभग 20 मिनट में ही पूरा कर लिया था। अनिका तेजी से अपनी गाड़ी को पार्क करती है और फिर अब वो जल्दी से गुफा की तरफ बढ़ती है। अनिका जब गुफा की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि बूढ़े बाबा गुफा के बाहर अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अब उन्हें देखते हुए सीधे ही गुफा के अंदर चली जाती है। यहाँ पर गुफा के बाहर से देखने पर यह गुफा एक आम गुफा के जैसी ही थी, लेकिन अंदर से ये गुफा बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ स्वाति की लैब, मेडिकल वार्ड और जरूरत की सारी ही चीजें इस गुफा के अंदर मौजूद थी। इसके साथ ही यहाँ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मौजूद थी जो शायद बाहर की दुनिया में मिल पाना मुमकिन नहीं था। जब अनिका उस गुफा से होते हुए स्वाति मल्होत्रा तक मिलने के लिए आई तो उसने देखा कि उसकी माँ वो यहाँ पर लैब में कोई काम कर रही है। अनिका इस लैब में अपने कदम रखने ही वाली थी कि तभी उसके स्वाति की आवाज आती है जो कि कह रही थी कि वहीं रुक जाओ अनिका, बिना मास्क और प्रिकॉशंस के इस लैब के अंदर मत आना, थोड़ी देर रुको, मैं बस करंट स्टेप को पूरा कर आती हूँ, तुम वहीं पर तब तक बाहर बैठो क्योंकि अभी तुम्हारा यहाँ पर अंदर आना ठीक नहीं होगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर अनिका अब गुफा के बाहर ही की तरफ ही फिर से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर अब बाहर बैठे हुए उस गरुड़ पर जाती है। अनिका अब तेज कदमों से बाहर की तरफ आ जाती है और अब वो उस गरुड़ की आंखों में देखकर उसे आई कांटेक्ट करने लगती है, क्योंकि किंग के अनुसार ये गरुड़ जानता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था, कि वहां पर किसी को भी कुछ भी याद नहीं था, ना तो रेखा मूर्ति को, ना ही वहां पर अब्दुल और चिराग को, ना ही उनके सिक्योरिटी गार्ड को। कुछ देर के बाद अनिका अब गरुड़ से कहती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था जब मिस्टर मारवा रेखा मौसी के साथ राजमहल से अपने पैलेस के लिए आ रहे थे, तो उनके साथ बीच रास्ते में क्या हुआ था। अनिका के इस सवाल पर अब वो गरुड़ अपनी नजरों को झुका देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस स्वाति मल्होत्रा ने किसी को भी ये सब बताने से मना किया हुआ था, इसलिए वो अनिका की कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वो अपनी आंखों को झुका लेता है। गरुड़ को ऐसे देखकर अब अनिका कहती है, तुम आखिर मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें उस बात के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही अब गरुड़ वहां से उड़कर चला जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर अनिका को कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। अनिका कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसके कानों में अब स्वाति मल्होत्रा की आवाज आती है, जो कि अब कह रही थी कि कैसी है मेरी बच्ची। स्वाति मल्होत्रा ने बाहर आकर अनिका के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखते हुए अब अनिका से कहा, क्या तुम ठीक तो हो ना। स्वाति ने ये बात अनिका से इसलिए भी पूछा था क्योंकि स्वाति को पता था कि अनिका को रोहित के घायल होने की बात पता चल गई थी, लेकिन ये सच जिस तरीके से अनिका के सामने आया था उससे तो कोई भी टूट सकता था। स्वाति खुद भी ये नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि इसमें स्वाति भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो अच्छा था कि उस दिन किंग जब रोहित को अपने साथ ले जा रहे थे तो पहले किंग रोहित को स्वाति के पैलेस में ले आए थे और अब अलेक्जेंडर अपने पापा से वहां पर मिल भी लिया था और अलेक्जेंडर ने ही अनिका को रोहित के जिंदा होने का सच अनिका को बता दिया था, वरना आज इस वक्त अनिका की क्या हालत होती ये सोचते ही स्वाति को अब डर लग रहा था। कुछ देर अब इधर उधर की बात करने के बाद जब स्वाति ने देखा कि अनिका शायद उससे नाराज है, क्योंकि अनिका अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब एक बार फिर से स्वाति अब अनिका से सवाल करती है, बताओ ना अनिका कैसी हो तुम। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के पास आकर अब बैठ जाती है। अब अनिका अपनी माँ की इस बात पर कुछ देर तक तो चुप रहती है, लेकिन अब अनिका कहती है, क्या लगता है माँ आपको मैं कैसी हो सकती हूँ, आप ही बताइए मैं कैसी होंगी। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि अनिका यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है, इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा उस बात का जवाब ना देते हुए अब अनिका से कहती है, अनिका आयशा ठीक तो है ना। अब अपनी माँ का फिर से ये दूसरा सवाल सुनकर अब अनिका कहती है कि जब कर्नाटक आइलैंड में मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था कि जब आपने अपनी आंखों के सामने मुझे देखा था कि मैं अंदर कैसे फंस गई थी और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी, तो आप कैसी थी माँ, बताइए ना माँ, उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा था।
अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि लगता है मेरी बेटी मुझसे नाराज है, तभी शायद मुझसे इस तरह से बात कर रही है। ये सुनते ही अब अनिका स्वाति की तरफ मुड़कर कहती है, क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? आप खुद ही बताइए ना माँ, क्या मुझे सच में नाराज नहीं होना चाहिए? अरे मेरे पति की जान लेने की कोशिश की गई है। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था? मैं नाराज नहीं हूँ तो बताओ मैं क्या करूँ? मेरे पति के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। इवन मुझे तो उसे देखने भी नहीं दिया गया। उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे तो इसके बारे में भी अभी तक पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया है। हालांकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानती है। तो बताइए ना माँ, क्या मेरा नाराज होना गलत है क्या? देखिए प्लीज मुझसे अब कुछ भी मत छुपाइएगा, क्योंकि अब मैं सबसे थक चुकी हूँ, सबसे जवाब मांग मांग कर, सबसे आंसर जानने की कोशिश करके। लेकिन मैं जब भी, चाहे वो रोहित के नाना जी हो या आप, मैं जब भी किसी से भी कोई भी सवाल पूछती हूँ तो मुझे कोई भी पूरी तरह से कोई सवाल का जवाब ही नहीं देता। जीवन मेरे सामने और भी ज्यादा सवालों का एक गठड़ी बांधकर मेरे सामने रख देते हैं। अब क्या मैं अपनी पूरी लाइफ ही इन्हीं गठड़ियों को ही सुलझाती रहूंगी, इन सवालों की गठड़ियों को ही अब मैं क्या अपने सिर पर ऐसे लेकर ढोती रहूंगी? सच बताऊं तो माँ, अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं अपनी लाइफ से ही थक चुकी हूँ, क्योंकि अब सच में बहुत ही हो चुका है। जब एक पत्नी को ही अपने पति के बारे में जानने का अधिकार नहीं हो तो अब इससे बुरा ही उसके साथ और क्या ही होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा थोड़ी सी इमोशनल होती है, क्योंकि वो अनिका की नाराजगी साफ साफ देख पा रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, अनिका मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूँ। अनिका मैं तो बस रोहित के ठीक होने का ही इंतजार कर रही थी। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैं कुछ नहीं जानती माँ, बस मुझे इतना ही जानना है कि आखिर कौन है वो जिसने रोहित के साथ ये सब किया है। कौन है वो जो अपनों के भेष में होकर उसने रोहित को इतना बड़ा आघात दिया है। मेरा बस अभी उसके बारे में जानना जरूरी है। अनिका की अब इस तरह की उस इंसान के बारे में जानने की जिद देखकर अब स्वाति मल्होत्रा समझ गई थी कि इस बार अनिका बिना सच जाने मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि इस बार सच में पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। इसलिए अब अनिका हर हाल में उस इंसान के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि अब वो अब उस इंसान को तड़पा तड़पा कर रोहित के इन जख्मों का बदला लेने वाली थी। स्वाति मल्होत्रा अब अनिका को एक बड़े ही पत्थर की तरफ इशारा करते हुए उसे वहां पर बैठने के लिए कहती है। अनिका भी अब अपनी माँ की बात को मान लेती है, क्योंकि अब उसके पास भी अपनी माँ की बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए अब वो अपनी माँ की बात को मानकर अब अनिका वहां पर उस पत्थर की तरफ बढ़ जाती है और अब वो वहां पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ स्वाति भी अब उस पत्थर के सामने रखे हुए एक दूसरे पत्थर पर बैठ जाती है और वहां पर उस पत्थर पर बैठने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा बोलना शुरू करती है। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि जब तुम सब राजमहल की उस रॉयल मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए थे तो मैंने भी उस गरुड़ को तुम सब पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम सब लोगों पर मेरे गरुड़ की नजर ही हमेशा सही रहती है, ताकि अगर दुश्मन पीछे से तुम लोगों का कुछ भी बिगाड़ने की सोचे तो मैं बिना समय बिताए वहां पर तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए वो गरुड़ हमेशा से ही तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रहता है। यहाँ अनिका बड़े ही ध्यान से स्वाति मल्होत्रा की हर एक बात को सुन रही थी। सो गरुड़ की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में सिर हिलाती है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब तुम अपनी गाड़ी को लेकर दूसरी तरफ चली गई थी तो यहाँ पर रोहित रेखा के साथ अपने पैलेस के लिए निकल आया था। यहाँ गरुड़ को ये टेंशन थी कि अब तुम्हारे पीछे जाए या फिर रोहित के, क्योंकि तुम दोनों ही अपने अलग अलग रास्तों पे थे। इसलिए अब उस समय वो गरुड़ भी कंफ्यूज हो गया था कि उसे तुम्हारे पीछे जाना चाहिए या रोहित के पीछे। इसलिए गरुड़ अब अपने आसपास किसी को देखने लगता है कि आखिर वो किसकी मदद लेके, तभी उसकी नजर सामने पेड़ पर बैठे हुए एक पंछी पर जाती है, जो कि उससे कह रहा था कि वो अनिका के पीछे जाए। और अब यहाँ क्योंकि गरुड़ ने उस पंछी को तुम्हारे पीछे भेज दिया था और यहाँ पर वो गरुड़ रोहित के पीछे जाने लगता है। कुछ ही दूर के सफर के बाद जब रोहित की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो रोहित के फोन पर एक नंबर बार बार आ रहा था। बार बार रोहित के नंबर पर एक कॉल आ रही थी। पहले तो रोहित उस नंबर को इग्नोर कर रहा था। बार बार रोहित के फोन पर रिंग की आवाज सुनकर अब रेखा मौसी कहती है कि तुम पहले फोन उठा लो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा।
रेखा मौसी की ये बात सुनकर अब रोहित ने कहा कि नहीं, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, इसलिए फोन को अभी बजने दो और हाँ आप इसी गाड़ी में रुकिए, मैं बस गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ क्योंकि उस शॉप की आइसक्रीम बच्चों को पसंद है, तो मैं बस वो आइसक्रीम लेकर बच्चों के लिए लेकर आता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर रेखा मौसी भी कहती है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही लोगे, बहुत गलत आदत है रोहित ये तो तुम्हारी। रेखा मौसी की ये बात सुनकर रोहित बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी गाड़ी में सामने बैठे हुए चिराग ने कहा, सर आप रुकिए, आइसक्रीम मैं लेकर आ जाता हूँ। ये सुनते ही तभी रोहित ने कहा कि देखो चिराग, ध्यान से, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर। रोहित की ये बात सुनकर चिराग कहता है, डोंट वरी सर, मैं ख्याल रखूंगा कि कोई किसी की भी नजर हम पर ना हो, किसी को भी कोई भी शक नहीं होगा। ये कहते हुए ही चिराग अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ शीला और दमयंती दोनों ही अपनी गाड़ी में थी कि तभी शीला की नजर वहां पर चिराग पर जाती है और अब वो दमयंती देवी से कहती हैं, ये रोहित मारवा का सिक्योरिटी का सेक्रेटरी चिराग मेहता ही है ना। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती देवी कहती है कि पता नहीं यार, मास्क पहने हुए इंसान को हम कैसे ही पहचान सकते हैं कि आखिर इस मास्क के पीछे चेहरा किसका है। वैसे हाव भाव से और इसके बॉडी से तो मुझे वही लग रहा है, लेकिन जब तक मैं इसके चेहरे को नहीं देख लेती तब तक मैं तुम्हें पूरी तसल्ली के साथ नहीं बता सकती कि ये वो चिराग ही है या नहीं। दमयंती देवी की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो दमयंती, मुझे शक है कि रोहित मारवा यहीं आसपास ही है, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी से तो ये वही लग रहा है, और अगर सच में हमारा शक सही है तो रोहित मारवा भी यहीं कहीं ही होगा। मैं उसे फोन लगा रही हूँ, तब तक तुम उसके नंबर की मदद से उसकी लोकेशन को ट्रेस करना। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती भी जल्दी से अब अपना फोन निकाल लेती है, क्योंकि शीला के कहे अनुसार उसे अब रोहित मारवा की लोकेशन को ट्रेस करना था। यहाँ पर शीला इतना कहने के बाद अब वो अपने फोन से रोहित मारवा के नंबर को डायल कर देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब रोहित ने अपना फोन उठाया तो उसने हेलो कहा, क्योंकि रोहित ने जब अपने नंबर पर उस नंबर को देखा तो वो उस फोन को उठा लेता है। रोहित की आवाज सुनकर अब शीला दमयंती को अपना काम जारी रखने के लिए कहती है, इशारों ही इशारों में। यहाँ दमयंती की उंगलियां अब तेजी से उसके फोन पर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शीला बड़ी ही सावधानी से अब रोहित मारवा से बात कर रही थी। अब वो रोहित से कह रही थी, बेटा तुम कहाँ पर हो, क्या मेरी अनिका से बात करवा सकते हो क्या? वो क्या है ना कि काफी वक्त हो गया है उससे बात किए हुए मुझे, इसलिए मुझे अनिका से कुछ बात करनी है। मैं अनिका का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं अनिका ने मेरे फोन को उठाया नहीं, और मेरे उससे बात करना बहुत ही जरूरी है। क्या तुम मेरी अभी अनिका से बात करा सकते हो? शीला मौसी की इस बात पर अब रोहित जवाब देता है कि इस वक्त मैं अनिका के साथ नहीं हूँ मासी, आपको क्या काम है? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब शीला कहती है कि बेटा वो क्या है ना कि मैं पेरिस आई हुई हूँ ना, तो मैंने सोचा कि सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लूँ, इसलिए ही मैंने तुम्हें फोन किया था। शीला अब यहाँ पर रोहित को ज्यादा देर तक बात करने के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बनाती है, ताकि जब तक दमयंती उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर ले तब तक शीला बात को कंटिन्यू कर सके। अब रोहित से बात करते हुए ही एक पेपर पर शीला साथ के साथ दमयंती को अपना आगे का पूरा प्लान भी लिखकर दे देती है। अब तक दमयंती ने भी रोहित की लोकेशन को फाइंड कर लिया था, उसने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। दमयंती अब शीला को अब इशारे में ही कहती है कि काम हो गया है, और साथ के साथ वो उसे थम्स-अप का इशारा कर देती है। और फिर यहाँ दमयंती भी अपने फोन से अपनी सिपाहियों को एक मैसेज ड्रॉप कर देती है, क्योंकि शीला ने अभी उसे जो पेपर पर लिखकर प्लान बताया था उसके हिसाब से अब दमयंती को अपनी कुछ स्त्री सिपाहियों की यहाँ पर जरूरत थी, इसलिए अब वो भी साथ के साथ मैसेज पर उनको भी बुला लेती है। और वो मैसेज में उन्हें कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस लोकेशन पर आ जाओ। वो उस मैसेज के द्वारा उन्हें अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है। ये मैसेज भेजते हुए ही अब दमयंती शीला का फोन उसे छीन कर अब वो रोहित से कहती है, वैसे कैसे हैं मिस्टर रोहित मारवा आप? आवाज तो पहचान ही ली होगी ना आपने मेरी। यहाँ शीला अब ये कहते ही अब शीला पीछे से बचाओ ही कह रही थी, तभी रोहित अब अचानक से कहता है कि हाँ कैसे नहीं पहचानूंगा मैं तुम्हें। दमयंती तुम जेल से बाहर कैसे आई, और तुम यहाँ पर पेरिस में क्या कर रही हो?
रोहित की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है, वो सारी बातें तो मैं बाद में कहूंगी, अगर तुम इसे सच में बचाना चाहते हो ना तो इस लोकेशन पर अभी के अभी आ जाओ, और वो भी आधे घंटे के अंदर। नहीं तो उसे अगर तुमने 1 मिनट भी आधे घंटे से लेट किया तो फिर तो तुम्हें इसकी बॉडी ही मिलेगी, ले वो भी मरी हुई, क्योंकि तब तक इसकी सांसें नहीं चल रही होंगी। दमयंती की ये बात सुनकर अब रोहित को बड़ा ही गुस्सा आता है और अब वो कहता है, तुम दमयंती बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। रोहित की ये धमकी सुनकर अब दमयंती कहती है कि वो तो मिस्टर रोहित मारवा वो तो वक्त ही बताएगा, याद रहे सिर्फ आधा ही घंटा है। ये कहते हुए ही अब दमयंती शीला के फोन को जल्दी से डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट करने से पहले एक बार रोहित की बात भी नहीं सुनती, और इधर दूसरी तरफ से रोहित बस हेलो हेलो ही करता रह जाता है। इधर दमयंती शीला के फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, और फिर उसके बाद अब वो शीला और दमयंती दोनों ही अब जोर जोर से हंसने लग जाती हैं, क्योंकि उनका प्लान अब शायद काम कर रहा था। उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत प्लान बनाया था रोहित को धोखा देने के लिए। यहाँ शीला भी अब दमयंती देवी से कहती है कि बस जल्दी से चलो गाड़ी, इससे पहले कि रोहित मारवा उस लोकेशन पर पहुंच जाए, उससे पहले हमें भी उस लोकेशन पर पहुंचना है, इसलिए गाड़ी को जल्दी से तेज चलाओ। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती देवी कहती है कि तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हें बचाने के लिए क्या जरूर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, वैसे तुम हो ही कौन उसके लिए। वो क्या है ना कि अच्छे लोगों के अंदर ये कमी होती है कि वो किसी को तकलीफ में देखकर रह नहीं सकते। अब शीला ये बात दमयंती को कहती है। यहाँ स्वाति अब इतनी बात कहने के बाद अपनी बात को कहकर अब एकदम से ही खामोश हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह से खामोश देखकर अब अनिका ने कहा कि क्या आपको पहले से ही पता था माँ के दमयंती जेल से बाहर आ गई है और वो पेरिस में ही है। अनिका की बात को सुनकर अब स्वाति हाँ में अपना सिर हिला देती है। अपनी माँ के इस रिएक्शन पर अब अनिका कहती है, अगर आप इस बारे में पहले से ही जानती थी कि दमयंती जेल से बाहर आ चुकी हो और वो इधर पेरिस में ही है तो आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। माँ वो कहाँ है और शीला मौसी दमयंती के साथ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्या शीला मौसी भी दमयंती के तरह ही हैं? क्या वो ही हमारी अपनी है जो हमें धोखा दे रही हैं? क्योंकि शीला मौसी दमयंती के साथ है ये मुझे हजम नहीं हो रहा। वो हमारी अपनी है ना तो वो या वो दुश्मन के साथ क्यों? अगर वो हमारी अपनी है तो वो दुश्मन के साथ क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ वो आपकी बहन है ना, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? यहाँ अनिका अब शीला का नाम सुनकर बिल्कुल ही हैरान थी। उसे कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सालों से जिसने उसे अपनी मासी को अपना माना था उसे यही लग रहा था कि भले ही शीला मौसी की जुबान कड़वी है, भले ही जितने बार भी अनिका उससे मिली थी, लेकिन फिर भी उसका दिल तो अच्छा ही होगा, भले ही उसकी जुबान कड़वी क्यों ना हो। और इस बात को तो वो कभी नकार ही नहीं सकती कि वो उसकी माँ की बहन है, यानी अनिका की मासी है। यानी का अब अपने ही ख्यालों में ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक इंडिया में गुलेरिया हाउस में अपना डिनर फिनिश करने के बाद अब राजलक्ष्मी श्रेया और नंदिनी से कहती है, आप दोनों भी जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं भी बस अपने रूम में जाकर अभी आती हूँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रेया और नंदिनी दोनों ही वो भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और वो दोनों भी अभी चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं। यहाँ पर अपने रूम में पहुँचने के बाद अब राजलक्ष्मी जब अपने फ़ोन को देखती है तो उसका फ़ोन अभी ऑलमोस्ट चार्ज हो गया था और अब अपने वो फ़ोन को स्विच ऑन कर देती है, क्योंकि बैटरी ख़त्म होने की वजह से उसका फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ ही था। जैसे ही फोन अब ऑन होता है तो राजलक्ष्मी अब जल्दी से फिर से ओमकार के पापा का नंबर डायल कर देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब ओमकार के पापा ने फोन उठाया तो वो अब राजलक्ष्मी से कहने लगे कि बेटा ये क्या हरकत है, मैं काफ़ी देर से आपको फ़ोन ट्राई कर रहा था लेकिन आपका फ़ोन तो मुझे स्विच ऑफ बता रहा था। बस एक बार तुम्हारे से बस हेलो हुई, उसके बाद तो तुम्हारे से बात ही नहीं हो पाई। क्या हो गया था? ओमकार के पापा की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी उन्हें माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन की बैटरी मैंने चेक नहीं किया था और जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सॉरी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी।
राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब मिस्टर सरवन गुलेरिया कहते हैं, खैर छोड़ो अब इस बात को, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या बताने वाली थी। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने कहा कि अब वो आदमी कैसा है जिसे ब्लड कैंसर हुआ था, जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब ओमकार के पापा अपनी बातों में अब उदासी लेकर कहते हैं, बस वो तो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, पता नहीं कब वो अपना दम तोड़ दे। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने कहा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अगर आप ही नेगेटिव सोचेंगे तो आप उसे कैसे पॉजिटिवली बातें कर पाएंगे। आपने मुझे जो 2 लोगों की रिपोर्ट भेजी थी वो आपस में बाप और बेटे की ही रिपोर्ट है। ये सुनते ही अब ओमकार के पापा पहले तो खुश हुए, लेकिन अपने इमोशंस को अब कंट्रोल करते हुए वो राजलक्ष्मी से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है कि वो दोनों बाप बेटे ही हैं? क्योंकि अगर मैं उसे फोन करके बताऊंगा और अगर उसने मुझसे ये पूछा तो फिर मैं उसे क्या जवाब दूं। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी आपको भेजती हूँ और आप उनसे कहिएगा कि वो अपने इलाज को करवाने में बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अगर उन्हें कैंसर है तो उन्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराना होगा। ये सुनते ही अब ओमकार के पापा भी कहते हैं कि बेटा तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुमने सच में एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर। तुम बस जल्दी से अब उस प्रूफ को मेरे फोन पर भेज दो, क्योंकि उस इंसान ने सच में बहुत ही इंतजार किया है अपने बेटे का, ताकि मैं उस आदमी को भी बता सकूं कि हाँ वो उसका ही बेटा है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी कहती है, इट्स ऑल राइट अंकल, ये मेरा काम था। ये कहते हुए ही अब राजलक्ष्मी उन्हें बाय बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो अपने फोन में फिर कुछ देर तक सर्च करने के बाद अब वो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रक्चर की रिपोर्ट को अब ओमकार के पापा के नंबर पर सेंड कर देती है जैसे उसने कहा था, और फिर अब वो जल्दी से अब चेंज करने के लिए फिर से बाथरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक ओमकार के पापा तो आज 7वें आसमान पर थे, क्योंकि उनकी खुशी का अब कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि फाइनली आज उनने वो काम कर दिया था जो उनके भाई राजीव गुलेरिया ने उन्हें करने के लिए कहा था, और अब उसके बदले में वो उससे उसका हिस्सा भी लेने के लिए अब अपनी खुशी को एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि जहां करण गुलेरिया ने उन्हें उनका हिस्सा देने से मना किया था तो अब उन्हें राजीव से वो हिस्सा मिलने वाला था, इसलिए वो अपनी जिंदगी आगे से अपनी मौज में बिता सकते थे। अपने पति की इस तरह से डांस करता हुआ देखकर अब ओमकार की मम्मी भी कहती है, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से क्यों नाच रहे हो? आखिर कौन सा तुम्हें कुबेर का खजाना हाथ लग गया जो तुम इस तरह से नाच रहे हो? अगर इतनी ही खुशी है तो कम से कम मुझे भी बता दो ना, ताकि मैं भी अपनी इस बोरियत की जिंदगी में थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं। शकुंतला की ये बात सुनकर अब सरवन कहता है कि तुम भी मेरे साथ नाचो, हमारे नाम 5% शेयर होने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो काम मिला था मैंने वो पूरी तरह से कर दिया, और अब मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अब मुझे 5% वो शेयर मेरे होने वाले हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकेंगे। ये सुनते ही तो शकुंतला भी खुशी से कहती है, इसका तो यही मतलब है कि तुमने अपने भाई राजीव का दिया हुआ काम पूरा कर दिया, क्या ये सच है? ये सुनते ही अब सरवन भी कहता है, हाँ मैंने वो काम कर दिया है। ये कहते हुए ही अब सरवन गुलेरिया कहता है कि अभी रुको, पहले मैं राजीव को फोन लगा दूं, क्योंकि जब तक राजीव को मैं उसका काम पूरा करने के बाद उसकी खुशखबरी नहीं दे देता तब तक इस झूठी खुशी का क्या फायदा है? असली खुशी तो हमें राजीव से ही मिलने वाली है ना, इसलिए अभी भी तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले मैं उसे बता देता हूँ। ये कहते हुए ही अब सरवन राजीव का नंबर डायल कर देता है। यहाँ शकुंतला भी अब शकुंतला उसे कहती है, क्या कर रहे हो? अरे पहले तुम टाइम तो देख लो, क्या पैसे मिलने की खुशी में तुम भी पागल तो नहीं हो गए हो ना? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर अब सरवन अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है कि तुम सही बोल रही हो, वहाँ तो वो अब तक सो रहा होगा, कोई नहीं, मैं उससे ये गुड न्यूज़ बाद में दे दूंगा, कल का सूरज भी तो निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ अब तक पेरिस में अपने पैलेस में सो रहे राजीव गुलेरिया की नींद अपने फोन की रिंगटोन से ही खुल जाती है, क्योंकि जब सरवन गुलेरिया ने उसे कॉल किया था तो उसकी रिंगटोन राजीव के कॉल पर आ गई थी, और वो उस कॉल की आवाज से ही उठ जाता है, और अब वो यही सोचता है कि कौन है ये बेवकूफ इंसान जो इतनी रात को भी फोन कर रहा है, क्या इसे इतना नहीं पता कि इतनी रात को किसी को परेशान नहीं किया जाता?
ऐसे बड़बड़ाते हुए अब वो अपने बेड से उठकर अब राजीव जब अपने फोन को देखता है कि आखिर कौन इंसान है जो उसे इतनी रात को फोन कर रहा था, तो राजीव के फोन पर अंजलि का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये मैसेज देखकर तो अब राजीव की नींद एकदम से ही गायब हो जाती है और अब वो अपने मन में ही यही सोच रहा था कि आखिर अंजलि अब उससे क्यों मिलना चाहती है। आखिर अब अंजलि उससे क्या बात करेगी? क्या वो फिर से अपने उस खोए हुए बेटे के बारे में तो मुझसे नहीं पूछेगी ना, या उससे मुझसे कोई और काम है? अपने इन्हीं ख्यालों को अभी दिमाग से हटाते हुए राजीव को इस वक्त सरवन के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब राजीव ने सरवन गुलेरिया का नंबर डायल कर ही दिया, क्योंकि जैसे ही उसने अंजलि मल्होत्रा का मैसेज देखा था तो उसके साथ साथ उसे अपने भाई सरवन की भी मिस कॉल दिखाई दी थी। एक पल के लिए तो उसे सरवन पर बहुत ही गुस्सा आया हुआ था कि इतनी रात को उसने मुझे फोन करके उसकी नींद को खराब कर दिया।